हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 पाचन और अवशोषण में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुपोषण तथा संबंधित रोग। यानी कुपोषण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और कुपोषण से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। तो कुपोषण में सबसे पहले कुपोषण को यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, कुपोषण का मतलब होता है दोषपूर्ण या अपूर्ण पोषण। कु यानी बुरा, दोषयुक्त या अपूर्ण जो पोषण है उसे कुपोषण के नाम से जाना जाता है। अब कुपोषण के प्रमुख रूप से दो कारण होते हैं। पहला कारण ऐसा भोजन ग्रहण करना जिसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते हैं, तो उसके कारण व्यक्ति में कुपोषण हो जाता है। सेकंड रीजन होता है व्यक्ति की आहार नाल में भोजन का सही प्रकार से अवशोषण नहीं हो पाता है, उपापचय नहीं हो पाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर कुपोषण उत्पन्न होता है। तो दो मेन रीजन है। पहला रीजन पोषक पदार्थ, सभी आवश्यक पोषक पदार्थ युक्त भोजन ग्रहण नहीं कर पाना। दूसरा आहार नाल या पाचन तंत्र के द्वारा उचित प्रकार से अवशोषण नहीं कर पाना, उचित प्रकार से उपापचय नहीं हो पाना। नेक्स्ट, कुपोषण को कुछ 4 प्रकारों के अंदर विभाजित किया गया है। इसके पहले प्रकार को बोलते हैं हम अल्प पोषण। और अल्प पोषण के नाम के अंदर ही है, अल्प शब्द का मतलब होता है कमी। जो अल्प शब्द है उसका मीनिंग है कमी। तो लंबे समय तक भोजन जब अपर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है तो इसे अल्प पोषण कहते हैं। यानी जितना भोजन शरीर को आवश्यक है उतना भोजन लंबे समय तक जब मनुष्य को प्राप्त नहीं होगा तो उसे अल्प पोषण के नाम से जाना जाता है। आवश्यकता से कम भोजन ग्रहण करना अल्प पोषण कहलाता है। सेकंड है अति पोषण। अति शब्द का मतलब होता है अधिकता। लंबे समय तक जब व्यक्ति के द्वारा भोजन को आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है तो इस स्थिति को अति पोषण के नाम से जाना जाता है। यानी जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उससे ज्यादा भोजन को ग्रहण लंबे समय तक किया जाएगा तो उसे अति पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट कुपोषण का प्रकार है असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण का मतलब है ऐसा भोजन जिसमें कुछ पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा कुछ पोषक पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित हो। इस प्रकार के भोजन को जब कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसमें असंतुलित पोषण उत्पन्न हो जाता है। जैसे चावल को ज्यादा ग्रहण करने पर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की तो पूर्ति हो जाती है लेकिन लिपिड या वसा की पूर्ति नहीं हो पाती है। लगातार केवल चावल चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में मिलेगा, वसा जो है वो हमें नहीं प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार के पोषण को असंतुलित पोषण कहते हैं। लास्ट फोर्थ टाइप होता है कुपोषण का विशिष्ट न्यूनता। अब इसके भी नाम के अंदर है जब भोजन में किसी विशिष्ट पोषक तत्व की कमी हो जाती है या भोजन में कोई विशिष्ट पोषक तत्व अनुपस्थित होता है तो इस कुपोषण को विशिष्ट न्यूनता के नाम से जाना जाता है। कोई भी पोषक तत्व इसके अंदर कम हो सकता है या कोई पोषक तत्व इसके अंदर अनुपस्थित हो सकता है, तो इससे उत्पन्न स्थिति को विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। इसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पोषण से संबंधित कुछ प्रमुख रोग निम्न होते हैं। इनमें सबसे फर्स्ट रोग का नाम है क्वासी-ऑरकोर। क्वासी-ऑरकोर भोजन में प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होता है। जब ऐसा भोजन लगातार ग्रहण किया जाएगा जिसमें प्रोटीन की कमी है तो उससे उत्पन्न होने वाला रोग क्वासी-ऑरकोर रोग कहलाता है। इस रोग के बारे में आगे अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सेकंड डिजीज है मैरास्मस या सूखा रोग। जब भोजन के अंदर प्रोटीन और कैलोरी का मतलब है कार्बोहाइड्रेट,
की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी, ऊर्जा की कमी, कैलोरी की कमी या कार्बोहाइड्रेट की कमी भोजन में होगी, तो उससे उत्पन्न रोग को मैरास्मस या सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। दोनों रोगों में डिफरेंस ये है, क्वाशियोरकोर केवल प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होगा, जबकि मैरास्मस या सूखा रोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी की कमी से उत्पन्न होता है। इसके बारे में भी अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि मैरास्मस रोग में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट रोग है जीरोप्थेल्मिया। जब शरीर में विटामिन ए की कमी होती है, तो विटामिन ए की कमी के कारण जीरोप्थेल्मिया नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसे हम शुष्क नेत्र रोग भी कहते हैं। इसमें आंखों के अंदर का द्रव सूख जाता है, इसलिए इसे जीरोप्थेल्मिया या शुष्क नेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रोग है एनीमिया। जब भोजन के अंदर आयरन की कमी होगी, तो आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग में हमारे शरीर के अंदर रक्त की मात्रा या आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, उस रोग को हम एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट रोग गलगंड। भोजन के अंदर या नमक के अंदर आयोडीन की कमी होने पर हमारे गले वाले हिस्से के अंदर सूजन आ जाती है या थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसे गलगंड रोग के नाम से जाना जाता है। तो आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग गलगंड कहलाता है। तो 5 प्रकार के रोग है जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पोषण से संबंधित रोग कहलाते हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज या विटामिन की कमी से किस किस प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता, सबसे फर्स्ट टाइप का जो रोगों का समूह है उसे प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता या PEM की फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रोटीन ऊर्जा न्यूनता। इस रोग के अंदर 2 प्रकार के रोग होंगे, एक क्वाशियोरकोर, दूसरा रोग होगा मैरास्मस। क्वाशियोरकोर केवल प्रोटीन की कमी से, मैरास्मस रोग प्रोटीन और कैलोरी की कमी से उत्पन्न होता है। सेकंड खनिज न्यूनता रोग। जब शरीर के अंदर खनिज तत्वों की कमी होगी तो उससे भी शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी होने पर ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि छिद्रता रोग उत्पन्न हो जाता है। अस्थियां भंगुर हो जाती है, उनमें छिद्र हो जाते हैं, तो कैल्शियम की कमी से उत्पन्न रोग का उदाहरण है अस्थि छिद्रता या ऑस्टियोपोरोसिस। थर्ड विटामिन न्यूनता रोग। तो विटामिन की शरीर में कमी होने पर अनेक प्रकार के रोग होते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम विटामिन के बारे में, उसके रासायनिक नाम के बारे में, उसके प्राप्ति स्रोत के बारे में, वो हमारे शरीर के अंदर विटामिन क्या कार्य करते हैं उनके बारे में, तथा उनकी कमी से शरीर में कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उन सब के बारे में इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। यानी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो विटामिन से संबंधित है। कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में विलेय विटामिन कौन सा होता है, वसा में विलेय कौन सा होगा, किस विटामिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, इन सब का डिस्कशन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। और उसके बाद हम 2 रोगों, प्रमुख रूप से क्वाशियोरकोर और मैरास्मस रोग के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पाचन तथा अवशोषण में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन, उनके प्राप्ति के प्रमुख स्रोत, विटामिनों के कार्य और विटामिनों की कमी से होने वाले रोग। यानी शरीर भोजन के अंदर जो हम विटामिन ग्रहण कर रहे हैं उनके स्रोत क्या होते हैं, उनके संकेत क्या है, रासायनिक नाम क्या है, किन किन खाद्य पदार्थों से विटामिन प्राप्त होते हैं, कौन सा कार्य शरीर के अंदर विटामिन के द्वारा संपन्न किया जाता है और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। इनमें भी सबसे पहले विटामिनों को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट टाइप के विटामिन होते हैं वसा में विलेय विटामिन,
जो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। इसके एग्जाम्पल है विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के वसा के अंदर विलेय विटामिन होते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के विटामिन है जल में विलेय विटामिन। इसके एग्जाम्पल विटामिन बी, जितने भी प्रकार के विटामिन बी पाए जाते हैं वो, और विटामिन सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलेय, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब सबसे पहला विटामिन है हमारे पास विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। प्रमुख खाद्य स्रोत हरी सब्जी, गाजर, टमाटर, लीवर और दूध होता है। और विटामिन ए या रेटिनॉल का कार्य हमारे शरीर में दृष्टिवर्णक का निर्माण करना है। दृष्टिवर्णक जो हमें देखने की क्रिया में सहायता करता है, रोडॉप्सिन जो वर्णक पाया जाता है, उसके निर्माण के लिए विटामिन ए का होना आवश्यक होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। जिस ऐसे व्यक्ति जिनमें रतौंधी रोग पाया जाएगा उनकी नाइट विजन जो क्षमता है वो कम होती है, रात में वो प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते हैं। दूसरा जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है। जीरोफ्थैल्मिया रोग के अंदर नेत्र शुष्क हो जाते हैं। हमारी आंखों के अंदर जो द्रव पाया जा रहा है, काचाप द्रव, वह कम हो जाता है, इसलिए जीरोफ्थैल्मिया रोग के अंदर नेत्र शुष्क हो जाते हैं। सेकंड विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, मछली के लीवर के तेल से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है और प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के द्वारा विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। शरीर के अंदर इसके क्या काम है? पहला कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, दूसरा अस्थियों के निर्माण में सहायक है। विटामिन डी के द्वारा कैल्शियम का अवशोषण किया जाता है और अस्थियों का निर्माण किया जाता है। और इस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स जो रोग है उसमें बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है। बच्चों की जो अस्थियां है या हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी। तो इस रोग को रिकेट्स रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट विटामिन ई, जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं। हरी पत्ती, यकृत और दूध इसके प्रमुख स्रोत होते हैं, यानी हरी पत्ती से प्राप्त होगा, यकृत से प्राप्त होगा और दूध से ये प्राप्त होता है। कार्य इसका यह एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है यह असंतृप्त वसा के ऑक्सीकरण को रोकता है। असंतृप्त जो वसा है उसके ऑक्सीकरण को रोकने का कार्य टोकोफेरॉल या विटामिन ई के द्वारा किया जाता है। और इस विटामिन की कमी से बांझपन रोग उत्पन्न होता है, जिसमें व्यक्ति बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाता है, या फिर इस विटामिन की कमी से लकवा रोग हो सकता है, हाथ या पैरों में लकवा हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन के, जिसे नेफ्थोक्विनोन कहते हैं, हरी पत्तियों से प्राप्त होता है और आंत में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा भी विटामिन के को बनाया जाता है। और इसका प्रमुख कार्य रक्त के थक्के को बनाने में सहायता करना है। प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा, या हम ये बोल सकते हैं रक्त के थक्के के निर्माण में विटामिन के सहायता करता है। इसकी जब शरीर में कमी होगी तो रक्त का थक्का सही प्रकार से नहीं बन पाता है। चोट लगने पर ब्लड की जो क्लॉटिंग प्रक्रिया है वो सही प्रकार से नहीं हो पाएगी। तो ये चारों विटामिन ए, डी, ई और के वसा में विलेय या वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन है जल में विलेय विटामिन है, जिनमें सबसे पहला विटामिन विटामिन B1 है, जिसे हम थायमिन कहते हैं। थायमिन या विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत ईस्ट, यकृत, दूध, अन्य और पीतक होते हैं। पीतक होता है यॉक, जो अंडे के अंदर पाया जाता है, वो विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत है। ईस्ट है, यकृत है, दूध है, अन्य है। यह टीपीपी सह एंजाइम के निर्माण को प्रेरित करता है। टीपीपी का पूरा नाम है थायरोक्सिन पाइरोफॉस्फेट। इसका नाम है थायरोक्सिन पाइरोफॉस्फेट। जैसे एडीपी, एटीपी इस तरह की संरचनाएं होती है, वैसा ही हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला एक सह एंजाइम है टीपीपी,
थायरॉक्सिन पायरोफॉस्फेट, तो उसके निर्माण का कार्य विटामिन B1 या थायमिन के द्वारा किया जाता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। ये भी ज्यादातर बच्चों के अंदर उत्पन्न होता है, बेरी रोग, जिसमें थकावट रहती है, हाथ पैरों में दर्द रहेगा और थकावट रहती है। उस रोग को बेरी रोग के नाम से जाना जाता है। बेरी रोग के लक्षण है थकावट रहना, हर समय सुस्ती रहना और हाथ पैरों में दर्द होना, हाथ पैर के अंदर दर्द होगा। तो ये बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत दूध, पीतक, यकृत और ईस्ट होते हैं। दूध से, पीतक से, यकृत से, ईस्ट से ये प्राप्त होता है। कार्य इसका FAD का निर्माण करना है। FAD की फुल फॉर्म है फेरेडॉक्सिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। F से फेरेडॉक्सिन, A से एडेनिन, D का मतलब होता है डाइन्यूक्लियोटाइड। ये भी हमारे शरीर में कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अणु है FAD। उसका निर्माण का कार्य विटामिन B2 के द्वारा किया जाता है। और इसकी कमी से कीलोसिस नामक रोग होता है, जिसमें मुख के साइड वाले भाग, ये किनारे वाले भाग जो है वो फट जाते हैं। तो ये B2 की कमी से होने वाला रोग है, मुख के किनारों का फटना, जिसे कीलोसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट विटामिन B3, जिसे निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। विटामिन B3 का नाम है निकोटिनिक अम्ल। साबुतन्य, यकृत, दूध और ईस्ट इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। NAD का और NADP का हमारे शरीर के अंदर यह निर्माण करेगा। NAD जो है उसकी फुल फॉर्म होती है NAD निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसी तरह NADP की हो जाएगी निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो NAD का और NADP का निर्माण विटामिन B3 के द्वारा किया जाता है और इसकी कमी से पेलिग्रा रोग हो जाता है। पेलिग्रा रोग के अंदर स्किन फटने लगती है। पेलिग्रा रोग का लक्षण है त्वचा का फटना, यानी इस रोग के अंदर त्वचा फटने लगती है। तो पेलिग्रा रोग, त्वचा फटेगी। विटामिन B3 या निकोटिनिक अम्ल की कमी के कारण यह उत्पन्न होता है। निकोटिनिक अम्ल के अंदर कमी आएगी और उसके पेलिग्रा रोग विटामिन B3 या निकोटिनिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होगा, जिसमें त्वचा फट जाती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B5, जिसे पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों से प्राप्त होगा और ईस्ट से प्राप्त होता है। विटामिन B5 CoA के निर्माण में सहायक है। CoA का नाम है कोएंजाइम A। ये भी कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो कोएंजाइम A के निर्माण में यह विटामिन B6 सहायता करता है और इसकी कमी से बर्निंग फिट रोग हो जाता है। बर्निंग फिट रोग में पैरों में जलन होती है, यानी बर्निंग फिट रोग इस प्रकार का रोग है जिसमें पैरों के अंदर जलन उत्पन्न होगी। पैरों में जलन इसके अंदर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जिसको बोला जाता है। दूध, सब्जी, यकृत और अन्य में यह पाया जाता है। बसीय अम्ल और अमीनो अम्लों के उपापचय में यह सहायक होता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं में बसीय अम्ल का और अमीनो अम्ल का यह उपापचय करता है। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस रोग होगा, जो एक प्रकार का चर्म रोग होता है। चर्म रोग है डर्मेटाइटिस रोग, जो विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन की कमी से होता है। नेक्स्ट विटामिन B12, जिसे साइनोकोबालमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत दूध और यकृत होते हैं और आंत में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 का निर्माण भी किया जाता है। विटामिन B12 RBC के परिपक्वन के लिए आवश्यक है। RBC को परिपक्व करने के लिए आवश्यक है।
इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है, यानी शरीर के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है, और आरबीसी की कमी यानी आरबीसी का परिपक्व नहीं हो पाएगा, परिपक्व नहीं होगा तो पर्नीशियस एनीमिया रोग के अंदर शरीर में खून की या आरबीसी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन है एच, जिसे बायोटिन के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख स्रोत दूध, यकृत, पीतक और ईस्ट होते हैं। बसीय अम्ल के उपापचय में सहायक है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में इसके द्वारा बसीय अम्ल का उपापचय किया जाता है, और इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं, यानी विटामिन एच या बायोटिन की कमी से बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। अगला विटामिन विटामिन B9, जिसको फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत यकृत, हरी पत्तियां और ईस्ट होते हैं। लीवर है, हरी पत्तियां है और ईस्ट है, इसके प्रमुख स्रोत है। आरबीसी के निर्माण में सहायक है, आरबीसी को बनाने में यह विटामिन सहायक है, और इसकी कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, और आकार बढ़ने के कारण आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उस रोग को हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट विटामिन विटामिन सी है, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोला जाता है। नींबू वंश के फलों में, खट्टे फलों के अंदर, टमाटर में और आंवले में विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसका कार्य शरीर में कोलेजन तंतुओं का निर्माण करना है, कोलेजन फाइबर्स के निर्माण करने में सहायक है। दूसरा यह एंटीऑक्सीडेंट का भी कार्य करता है। विटामिन डी विटामिन सी के द्वारा एंटीऑक्सीडेंट का कार्य भी किया जाता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आने लगता है। तो ये विभिन्न प्रकार के विटामिन है, उनके प्रमुख खाद्य स्रोत है, उनके कार्य है, और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं। पाचन तथा अवशोषण में हमने कुपोषण से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने एक रोग पढ़ा है प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता, या जिसे शॉर्ट में बोला जाता है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में हमने ब्रीफ में हम पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार के अंदर इसको बांटा गया है। पहला कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा की कमी से, दूसरा प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो उसे ही हम डिटेल में इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो PEM प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता की परिभाषा है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों को PEM कहा जाता है। जब भोजन में प्रोटीन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक कमी होगी तो उन रोगों को PEM या प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता बोला जाता है। सामान्यतः ये रोग 1 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिक पाया जाता है। 1 से 5 साल की आयु के जो बच्चे हैं उनमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर ये रोग उत्पन्न होते हैं। तीसरा, PEM को हम आगे दो भाग के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इसका टाइप है क्वासियोरकोर, दूसरा टाइप है मैरास्मस या सूखा रोग। क्वासियोरकोर रोग केवल प्रोटीन की अत्यधिक कमी से होगा, जबकि मैरास्मस या सूखा रोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की अत्यधिक कमी से होता है। क्वासियोरकोर रोग के अंदर कुछ अलग प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, मैरास्मस रोग में कुछ अलग प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वासियोरकोर प्रोटीन की अत्यधिक कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। जब भोजन के अंदर प्रोटीन की अत्यधिक कमी हो जाएगी तो क्वासियोरकोर रोग उत्पन्न होगा। सामान्यतः 1 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो भार से कम ग्रहण कर पाते हैं,
यानी जैसे बच्चे का वजन है 10 किलोग्राम और वो 10 ग्राम प्रोटीन से कम ग्रहण करेगा तो उन बच्चों में यह क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है। ऐसे बच्चे जो 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो भार से कम ग्रहण कर पाते हैं उनके अंदर यह रोग पाया जाता है। अब यह रोग सामान्य रूप से अफ्रीकन देशों के अंदर अधिक मिलता है। क्वाशियोरकोर रोग अफ्रीकन देशों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अफ्रीकन देशों के बच्चों में ये ज़्यादा पाया जाएगा। वहाँ पाया जाने का कारण है, सबसे पहला कारण उसका है वहाँ जो उन बच्चों की माताएं हैं बहुत कम आयु में ही बच्चों को अपना दूध देना बंद कर देती है, उसके कारण बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाती है। सेकंड, अफ्रीकन देशों में प्रमुख खाद्य पदार्थ के रूप में मक्का का उपयोग किया जाता है और मक्का के अंदर एक आवश्यक अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। मक्का में एक आवश्यक अमीनो अम्ल मिलता है जिसे हम ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल कहते हैं। तो मक्का का वो ज्यादातर मात्रा में ग्रहण करेंगे और मक्का में ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की कमी होती है, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता। आवश्यक अमीनो अम्ल है ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल, यह मक्का के अंदर नहीं पाया जाता है। तो इस ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की कमी होगी, इसलिए इन बच्चों के अंदर प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो 2 रीजन है अफ्रीकन देशों के बच्चों में पाए जाने के। पहला रीजन, अफ्रीकन देशों में माताएं जो है शिशु को स्तनपान कराना बहुत जल्दी बंद कर देती है। सेकेंड रीजन, वहाँ मक्का का खाद्य पदार्थ के रूप में ज़्यादातर उपयोग करते हैं जिसमें ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की कमी होगी और इस ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की कमी के कारण उनमें प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है। अब क्वाशियोरकोर रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं बच्चे का वजन कम हो जाता है और बच्चे में चिड़चिड़ापन पाया जाता है। बच्चे का वजन कम होगा सामान्य बच्चों की तुलना में और उनमें चिड़चिड़ापन मिलेगा। सेकंड, बच्चों की त्वचा काली और खुरदरी हो जाती है और खुरदरी होकर उनकी स्किन फटने लग जाती है। थर्ड, शरीर के अंदर सूजन आ जाती है, बच्चों के शरीर में सूजन उत्पन्न होगी। पेट आगे निकलना, बच्चों का जो पेट है वो आगे की ओर निकल आता है, बच्चों के पेट में वृद्धि हो जाती है, बच्चों का पेट आगे की ओर निकल आएगा। बच्चों के बाल पतले, कम, लाल या सफेद हो जाते हैं। जो बाल होंगे उन बच्चों के पतले होंगे, कम मात्रा में होंगे, उनका कलर लाल या सफेद होगा। तो ये सारे लक्षण हमें क्वाशियोरकोर रोग के अंदर दिखाई देते हैं। क्वाशियोरकोर रोग में ये लक्षण दिखाई देंगे। अब पीएम का सेकंड टाइप है मैरास्मस या सूखा रोग। मैरास्मस या सूखा रोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की अत्यधिक कमी से उत्पन्न होता है। जब भोजन में प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, तीनों पदार्थों की अत्यधिक कमी होती है तो मैरास्मस या सूखा रोग उत्पन्न होगा और ज्यादातर यह रोग 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पाया जाता है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ज्यादातर यह मैरास्मस रोग उपस्थित होगा। इस रोग के प्रमुख लक्षण, बच्चे का वजन अत्यधिक कम हो जाता है, सामान्य बच्चे की तुलना में, उसी आयु का जो सामान्य बच्चा है उसकी तुलना में बच्चे का वजन कम हो जाएगा। सूखा और झुर्री युक्त चेहरा, बच्चे का चेहरा सूखा हुआ और झुर्रियोंदार हो जाता है। झुर्रीदार, जैसे वृद्धावस्था में झुर्रियां आती है वैसे उस बच्चे के चेहरे पर झुर्रियां उत्पन्न हो जाएगी। धसी हुई आंखें, बच्चे की आंखें अंदर की ओर धस जाती है। पतले हाथ और पैर, बच्चे के हाथ और पैर पतले होते हैं, अन्य बच्चों की तुलना में उनके हाथ पैर पतले होंगे, उनकी पेशियां पतली पाई जाएगी। और पसलियां दिखाई देना, यानी बच्चे को देखने पर बाहर से ही उसकी पसलियां हमें दिखाई देने लगती है। तो ये सारे लक्षण या कैरेक्टर मैरास्मस या सूखा रोग के अंदर पाए जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है दोनों प्रकार के रोगों का? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की पर्याप्त मात्रा को देकर इन रोगों से बचा जा सकता है। प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में देने पर, वसा पर्याप्त मात्रा में देने पर, कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ या भोजन पर्याप्त मात्रा में देने पर इन रोगों का उपचार हो सकता है, अन्यथा ये रोग घातक हो जाते हैं।
तो ये सारे पीईएम के दो टाइप है हमारे, क्वासिओरकोर और दूसरा होता है मेरास्मस या सूखा रोग। अब ये जो रोग थे ये पोषक पदार्थों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग थे। ये सारे रोग जो हमने पढ़े हैं पोषक पदार्थों की कमी से उत्पन्न होते हैं। लेकिन आवश्यकता से अधिक पोषक पदार्थ ग्रहण करने पर भी रोग उत्पन्न होता है और उस रोग को हम मोटापा कहते हैं। आवश्यकता से अधिक भोजन या पोषण ग्रहण जब किया जाएगा उस रोग को मोटापा या ओबेसिटी के नाम से जाना जाता है। यानी जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उससे ज़्यादा भोजन ग्रहण करने पर मोटापा या ओबेसिटी नामक रोग हो जाता है। अब इस रोग में क्या है, उपयोग में आने वाली जो आवश्यक ऊर्जा है उसकी मात्रा की तुलना में अधिक ऊर्जा जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो व्यक्ति का वजन 20% अधिक हो जाता है। यानी आवश्यकता से अधिक ऊर्जा वाले भोजन को जब व्यक्ति ग्रहण करेगा तो सामान्य रूप से जो वजन होना चाहिए उसकी तुलना में व्यक्ति का वजन 20% अधिक हो जाएगा और इस रोग को यह मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। और इसी रोग के कारण अन्य रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। जो व्यक्ति मोटे होते हैं उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधित रोग, डायबिटीज रोग आदि रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आवश्यकता से अधिक पोषण ग्रहण करने पर भी रोग उत्पन्न हो सकता है, आवश्यकता से कम पोषण ग्रहण करने पर भी रोग उत्पन्न हो सकता है। ये सारे हमने कुपोषण और उससे संबंधित बीमारियों के बारे में स्टडी किया है। इसके साथ ही हमारा ये पाचन और अपशोषण वाला चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगले चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे।